साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, और साथ ही मेरी पूरी टीम तैयार है आपको अलग अलग खबर बताने के लिए। और आज सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि वोडा आइडिया की बोर्ड बैठक खत्म हो गई है, उसमें किस तरह के फैसले हुए हैं पूंजी जुटाने को लेकर के, और जो फैसले हुए हैं उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, इससे कितना एजीआर का भुगतान हो पाएगा, इस पर डिटेल एनालिसिस हमारे सहयोगी कुशल आपको बताएंगे। इसके अलावा बाजार में जो एक्शन रहा है ये हम समझेंगे देवांशी से, मानसी हमें बताएंगी अगले हफ्ते के ट्रिगर्स, आशीष से जानेंगे स्टील शेयरों में आगे तेजी होगी या मंदी, और संदीप बताएंगे इन्फो एज के नतीजे कैसे रहेंगे। ये सारी बातें होंगी, लेकिन फटाफट आपको बता देते हैं कि शुक्रवार का दिन शेयर मार्केट के लिए कैसा रहा है। तो हफ्ते का आखिरी दिन बाजार गिरावट का शिकार हुआ, चौतरफा बिकवाली मार्केट में देखने को मिली, और गुरुवार को अमेरिकी बाजारों में आई भारी गिरावट का इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला, और भारतीय बाजार भारी कमजोरी के साथ खुले। पूरे दिन मार्केट पर बिकवाली हावी रही, और कोरोना के बढ़ते मामलों ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई, और चीन सीमा पर जारी तनाव का भी बाजार पर असर दिखा। आखिर में सेंसेक्स 634 और निफ्टी 194 अंक गिरकर बंद हुए, और आज बैंक निफ्टी भी करीब करीब 2.25% तक टूट गया। और फटाफट आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1888 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की, वहीं डीआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब करीब 457 करोड़ रुपए की बिकवाली की। चलिए, और सबसे पहले इस वक्त बात करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर की। वोडा आइडिया बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है, उसमें इस बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने को लेकर क्या फैसला हुआ है, ये डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, बताइए क्या फैसला हुआ है पूंजी जुटाने को लेकर इस बोर्ड बैठक में। बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए इस बोर्ड बैठक का सभी को इंतजार था कि क्या आउटकम निकल कर आता है, और फाइनली अब से आधे घंटे पहले ये आउटकम निकल कर आया है कि 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी जो है वो वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने दे दी है। और यहां पर मैं आपको डिटेल्स बता दूं, 15,000 करोड़ रुपए इक्विटी से जुटाए जा सकते हैं, और 15,000 करोड़ रुपए की इक्वल मंजूरी जो है एनसीडी के जरिए यानी कि बॉन्ड्स के जरिए जुटाने की मंजूरी मिली है। टोटल में 25,000 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी जुटा सकती है, और यहां पर सिचुएशन जो है अब काफी इंटरेस्टिंग बन रही है मृत्युंजय। इनफैक्ट अब जो इनका कुल एजीआर बकाया है वो 50,400 करोड़ रुपए का है। इन्होंने करीब 7,854 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर दिए हैं, पर जो चिंताएं बनी हुई थी कि फंड किस हिसाब से जुटाए जाएंगे FY23 के बाद जो है कंपनी जो है इस चीज का भुगतान कर पाएगी या नहीं, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो है ये बोर्ड बैठक के बाद आती हुई नजर आ रही है कि 50% जो एजीआर बकाया है कुल उसका तो कहीं ना कहीं ये जो फंड जुटाए जाएंगे उससे भुगतान हो सकता है। अब देखना यह होगा कि किस हिसाब के कैसे निवेशक आते हैं और वो कब तक जो है ऑनबोर्ड किए जा सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि एजीआर बकाया मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो है कि अगले 10 सालों तक जो है इनको ये बकाया चुकाने की अनुमति मिल गई है, तो वो एक रिलैक्सेशन है। और अब आज की जो बोर्ड बैठक में ये फैसला निकल कर आया है 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने का, वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट जो है कंपनी के रिवाइवल में हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप इनको और एडिशनल फाइनेंशियल बूस्टअप देखें तो जो इंडस टावर की डील हुई थी 2 दिन पहले, उसमें भी इनको 4,000 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखेंगे, और 31 मार्च 2020 तक इनकी जो कैश ऑन बुक्स थी वो भी करीब 2600-2700 करोड़ रुपए की थी। तो नेट देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड बैठक हुई है इससे काफी ज्यादा फायदा और इनको जो सपोर्ट है एजीआर बकाया को चुकाने में वो मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, तो ये आपने बताया कि जो एजीआर का बकाया है उसपे के भुगतान में मदद मिलेगी, लेकिन एक सवाल कुशल मेरा आपसे और होगा कि ये 25,000 करोड़ आपने बताया कि इसमें फैसला हुआ है कि कहां से जुटाया जाएगा, लेकिन जो बाकी की रकम है उसको जुटाने को लेकर के आगे की क्या प्लानिंग है?
देखिए यहां पर जिस हिसाब का सिनेरियो बन रहा है, आगे की जो प्लानिंग, अगर आप पर्टिकुलरली बात करें कि 25,000 करोड़ रुपए और एडिशनल कहां से आएंगे, वो इनके ऑपरेशन से ही आने हैं। और जेफरीज का मैं नोट पढ़ रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि जो इनका सालाना EBITDA है वो इनको 2 गुना करना पड़ेगा अगर इनको इस हिसाब का अमाउंट जो है पे करना है आफ्टर FY23, क्योंकि FY22 तक तो इनके पास पर्याप्त ऑलरेडी पूंजी थी। जब ये बोर्ड बैठक का फैसला नहीं आया था तब तक भी हम ये बात कर रहे थे। इनफैक्ट आज सुबह भी जो है इस चीज पर चर्चा हुई थी और इसमें ये चीज अब क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ रुपए की जो पूंजी जुटाई जाएगी उससे तो एक सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही इनको जो अपना आरपू है उसको बढ़ाना बहुत सिग्निफिकेंटली पड़ेगा। तो उस वजह से इनके जो टैरिफ्स है वो भी बढ़ेंगे। और ये एक चिंता है कि इनके जो सब्सक्राइबर काउंट्स है जो Q1 FY20 यानी कि पिछले साल की पहली तिमाही से घटते हुए जो लगातार नजर आ रहे हैं, अब देखना होगा कि ये सब्सक्राइबर काउंट को कितना घटने में रोक सकते हैं। इस पूंजी सपोर्ट से इस चीज का कितना फायदा होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली अब इनको उतना ज्यादा टैरिफ नहीं बढ़ाना पड़ेगा जितना पहले एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी इस बोर्ड बैठक के पहले। हाँ, ये कुशल ने कंज्यूमर के लिहाज से अच्छी बात बताई है कि टैरिफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपका जो मोबाइल का बिल है, जो टैरिफ बढ़ने की आशंका जताई गई थी इस फैसले के बाद कि जब AGR का भुगतान करना पड़ेगा इन टेलीकॉम कंपनियों को, तो हो सकता है कि इसका बोझ कंज्यूमर पर भी डाला जाए और इसका असर आपके मोबाइल बिल पर दिखे। तो जो कुशल कह रहे हैं कि अब टैरिफ उतना ज्यादा वोडा आइडिया को नहीं बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार के मार्केट में जो तेज गिरावट आई, इसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर बड़ा एक्शन का माहौल रहा और किन खबरों के दम पर रहा, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशी, बताइए। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आज जमकर बिकवाली हावी होती हुई देखी। ग्लोबल मार्केट से भी जो क्यूज थे वो नेगेटिव थे और इसके चलते भी आज बाजार लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ देखा। लेकिन आप देखिए सारे इंडाइसेस आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिकवाली हावी हुई वो बैंक निफ्टी पर होती हुई दिखी। ओवरऑल बैंक्स में आप देखिए जमकर बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। आज अगर आप देखें वायदा बाजार में जहां पे फ्रेश शॉर्ट्स बनते हुए दिखे, तो भारतीय इंफ्राटेल में फ्रेश शॉर्ट्स बने, ITC, अंबुजा सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज जमकर गिरावट आती हुई दिखी और फ्रेश शॉर्ट्स बनते हुए दिखे हैं। साथ ही कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज खरीदारी आती हुई दिखी, जैसे कि मारुति, अशोक लेलैंड और सन टीवी। ये स्टॉक्स में थोड़े से गेन्स आते हुए दिखे, लॉन्ग्स बनते हुए दिखे आज वायदा बाजार में। इसके अलावा आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा आज निजी बैंक और सरकारी बैंक दोनों में भारी गिरावट आती हुई दिखी है या बिकवाली हावी हुई है। एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक और सारे हैवी वेट्स जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं यहाँ पे हमने गिरावट देखी। साथ ही सरकारी बैंक्स में SBI, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, PNB, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे हमने सबसे ज्यादा गिरावट देखी है। रियल एस्टेट, ये स्टॉक्स भी आप देखें यहाँ पे जमकर बिकवाली हावी होते हुए दिखे। DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, प्रेस्टीज, ये स्टॉक्स लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए। और मेटल स्टॉक्स, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से क्यूज नेगेटिव थे, इसके चलते भी हमने देखा जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सेल, NMDC में 4 से 5% तक की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। लेकिन ऐसे वीक बाजार में भी हमने देखा चुनिंदा स्टॉक्स से जहां पे आज खरीदारी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। सबसे पहले IFP इंडस्ट्रीज, जो आपको सुबह ट्रेडर्स डायरी में रिकमेंड किया गया था। इसके अलावा जुबिलेंट लाइफ, एस्ट्राजेनेका, ग्रैन्यूल्स, ब्लू डार्ट, ओरेकल फाइनेंस, ये कुछ नाम है जहां पे आज हरे निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन अगर आप ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में देखें, आज सेंटिमेंट्स काफी वीक थे और बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। तो ये देवांशी ने डिटेल में बताया कि कहां पर एक्शन दिखा है। अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं संदीप जैन साहब, ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज मेरा पहला सवाल आपसे वोडा आइडिया के ऊपर होगा। जो बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया पूंजी जुटाने को लेकर के, इससे कंपनी की सेहत कितनी सुधर सकती है और सेंटीमेंट कितना बेहतर हो सकता है? नेक्स्ट वीक हम वोडा आइडिया की चाल क्या देखेंगे? पहले इस पर सर आपका जवाब। देखिए बैठक की है इन्होंने, और ये तो देखिए खुद कंपनी की इंटरनल बैठक है, और अब आगे किस तरीके से इन्वेस्टर्स आते हैं उसके ऊपर मार्केट की नजरें बनी रहेगी। बट ठीक है, बहुत बड़े नाम है वोडा, PLC और प्लस बिरलाज इंडिया में, तो मुझे नहीं लगता कि इनको इन्वेस्टर्स ढूंढने में तकलीफ होगी। बट अगेन जो अभी मैं सुन रहा था, बहुत सही एनालिसिस थी कि आगे कई सालों में इनको EBITDA वगैरह डबल करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व होगी, बट ये जरूर है कि बहुत बड़ी राहत है। 10 साल
15 साल की उम्मीद भी थी कि कहीं 15 साल हो जाए, बट 10 साल भी मिला है, 5,000 करोड़ करके देना है, तो कुछ तो ये लोग अपने ये जो पूंजी जुटाएंगे इनसे देंगे और कुछ ये लोग अपने रेगुलर इनकम से, रेगुलर एबिटा से देंगे। सो आई थिंक काफी हद तक सारी चीजें डिस्काउंट है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि बहुत वॉलेटाइल रहेगा ये स्टॉक और ओवरऑल आरपूज वगैरह बढ़ानी पड़ेगी। बहुत कंपटीशन भी है, ट्रिगोपोलिस्टिक अभी तो डुओपोलिस्टिक लग रहा है मार्केट, बट ट्रिगोपोलिस्टिक होगा। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, जिनको फ्रेश लेना है मैं कहूंगा कि दूसरे विकल्प पे जाए। इवन मुझे भारती भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और अच्छे लेवल्स पे है जहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगता है। तो आई स्टिल गो फॉर भारती इन द सेगमेंट, बट जिन्होंने वोडा ले रखा वो लेके रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले सालों में सर्टेनली यहां पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ले रखा है वो होल्ड करें, लेकिन जिनको नया लेना है वो दूसरे टेलीकॉम विकल्पों पर फोकस कर सकते हैं। ये तो बात हो गई वोडा आइडिया की। अब मेरा दूसरा सवाल संदीप जी आपसे ये होगा कि जिस तरह से हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार में एक तेज गिरावट का माहौल रहा, ऐसे में इस माहौल को देखते हुए आगे के लिए क्या संकेत आपको दिख रहे हैं, और खास करके मंडे को जब ट्रेड लेना होगा मंडे के लिए तो क्या ट्रेड लिया जाए, एक तो इंट्राडे के लिए, और दूसरा अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहा है इस मार्केट में तो उनको कहां पर लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए काफी टफ है, बाइंग कॉल्स देना काफी टफ हो गया जिस तरीके से मार्केट का माहौल बना है और जो क्लोजिंग आई है, बट स्टिल काफी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप आइडियाज लाने की कोशिश किया हूं मैं। और ऑटो इंसुलरी में, ऑटो ओवरऑल आज भी देखिए ऐसे मार्केट में भी पॉजिटिविटी दिखा रहा था, और ऑटो इंसुलरी की एक कंपनी है मिंडा इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है कि इंट्रा डे के तौर पे मिंडा इंडस्ट्रीज को लिया जा सकता है। 340 के लगभग क्लोजिंग प्राइस थी, 355 360 का टारगेट और 327 का स्टॉप लॉस लगाए। इंट्रा डे की पिक मेरी मिंडा इंडस्ट्रीज। और दूसरी पिक है एलटीटीएस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। जनरली एल&टी इन्फोटेक के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एलटीटीएस एक बेहतरीन कंपनी है, 1558 रुपए के भाव है, 1670 1690 के टारगेट्स। पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं इसको। बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, उम्दा कंपनी है। काफी मैंने बार इस शो में भी मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे भी रेकमेंड किया हुआ है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जून के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे तो वैसे अंडर परफॉर्मर है, बट इट विल सर्टेनली परफॉर्म। जी, तो ये दो ट्रेड आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए कि मंडे को आपको कहां पर ट्रेड लेना है, और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से आप कहां पर ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले हफ्ते बाजार की नजर किस किस इवेंट पर रहेगी, ये डिटेल बताने के लिए, समझाने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि आने वाले हफ्ते में अहम रहेंगे, जिस पर नजर रखनी होगी। सबसे पहले अहम नतीजों की अगर बात करें, इन्फो एज, बीएचईएल, सेल, एचएएल, आईआरसीटीसी जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हफ्ते में आएंगे। साथ ही 7 सितंबर के दिन यानी कि सोमवार के दिन यूएस के बाजार लेबर डे के चलते बंद रहने वाले हैं। इसी दिन बैंक निफ्टी की रिस्ट्रक्चरिंग के बदलाव जो है वो लागू होते हुए दिखेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो है 7 सितंबर यानी कि सोमवार को खुल जाएगा। ईआईएच लिमिटेड की राइस शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। 8 सितंबर की अगर मैं बात करूं, मिंडा इंडस्ट्रीज का राइट्स इश्यू इस दिन बंद होने जा रहा है। 9 सितंबर हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बंद होगा। इसी दिन रूट मोबाइल का आईपीओ खुलने जा रहा है। दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर 9 सितंबर से ही बार और पब खोलने जाएंगे। आपको बता दें 9 से 30 सितंबर तक ट्रायल बेसिस तक के लिए बार और पब को खोलने की अनुमति मिली है। 10 सितंबर के दिन लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 सितंबर को अगली सुनवाई होने जा रही है। टीडी सैट में ट्राई वर्सेस वोडाफोन आइडिया मामले पर अगली सुनवाई इसी दिन होगी। वहीं ब्याज दरों पर ईसीबी का फैसला भी 10 सितंबर को आता दिखेगा। 11 सितंबर जुलाई आईआईपी के आंकड़े आएंगे इस दिन, और साथ ही रूट मोबाइल का आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि स्टील शेयरों में तेजी मंदी के क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। बुल वर्सेस बियर किस तरह से यहां पर रिसर्च है इसको लेकर के, ये रिसर्च बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए आशीष। देखिए, हम आपको पहले ना तेजी के तर्क बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए जो कीमतों का ट्रेंड है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगस्त में 700 से 800 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई। जुलाई में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी कीमतें बढ़ती हुई नजर आई थी, और सितंबर में अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज ने कीमतें बढ़ाई हैं, और बाकी सारी एक्सपेक्टेड है
कि करीब 2000 से 3000 रुपए प्रति टन कीमतों में बढ़ोतरी हो। मांग को लेकर देखिए काफी ज्यादा एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। चाइना की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर काम बढ़िया चल रहा है, जिसके चलते भारत ने भी स्टील जो है काफी ज्यादा मात्रा में चीन को एक्सपोर्ट किया है। यहां पर भी अगर आप देखें तो जो ग्रेजुअल अनलॉकिंग हो रही है इसका फायदा मांग को देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह भी है कि अगर आप देखें तो उच्चतम स्तर से स्टॉक्स जो है अभी भी काफी ज्यादा गिरे हुए हैं, जिसके चलते कुछ ब्रोकरेज हाउस को स्टील के स्टॉक्स हैं पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए टाटा स्टील, यहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 565 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेएसपीएल पर भी देखिए 280 रुपए का लक्ष्य दिया मॉर्गन स्टैनली ने, और जेएसडब्ल्यू स्टील पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है 320 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन कुछ तर्क ऐसे भी हैं जो मंदी की तरफ इशारा करें। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी अच्छी खबरें वो सारी की सारी भाव में अब डिस्काउंटेड नजर आ रही हैं, और लागत खर्च को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे जाकर जो लागत खर्च है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो बिक्री के ट्रेंड आ रहे हैं वो अगर आप देखें तो साल दर साल तो बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप पिछले महीनों से कंपेयर करके देखें तो वहां पर हल्की सी कमजोरी नजर आ रही है, जिसके चलते आप देखें यहां पर सीएलए से जेएसडब्ल्यू स्टील पर थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं। ये बिकवाली की राय दे रहे हैं 185 के लक्ष्य के लिए, और सेल पर जो है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां पर अंडरवेट की रेटिंग दी गई है 43 रुपए के लक्ष्य के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये अलग अलग तर्क हैं तेजी के और मंदी के। संदीप जी, ये जो दोनों तर्क दिए हैं और आशीष ने समझाए हैं, तेजी के तर्क और मंदी के तर्क, आप किससे सहमत हैं? आपके हिसाब से स्टील शेयरों में तेजी रहेगी या मंदी? देखिए, स्टील शेयरों की जब भी बात होती है तो मैं कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं देता, वेरी फ्रेंकली। रीजन बीइंग, देखिए मुझे इन कंपनियों की बैलेंस शीट्स को देख के बहुत डर लगता है, पर्टिकुलरली टाटा स्टील हो या जेएसपीएल हो। एक मैंने थोड़ा बहुत, अगर इन तीनों कंपनियों में अगर बात करें तो मैं जेएसडब्ल्यू स्टील को फिर भी थोड़ा रिकमेंड किया हुआ हूं, बट ओवरऑल सिक्लिकल सेक्टर है, बहुत बड़ी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें तो वैसा कोई ये सेक्टर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से, और ये एफएनओ के स्टॉक्स है, ऑप्शंस के साथ प्ले करते हुए काम करे, कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजीज करे, तब तो सही है। बट ओवरऑल इस सेक्टर में से मैंने पिछले कुछ दिनों में, भले वो एसपीएल मिड कैप हो या फिर आपके जैन साहब के जेम्स, इन सेगमेंट्स में मैंने स्पेशलाइज्ड जो मेटल्स की जो कंपनियां उनके बारे में जिक्र किया हुआ है, जैसे कि रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स एक बेहतरीन कंपनी है, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। माइथन एलॉयज है जो कि बहुत बढ़िया कंपनी लग रही है मुझे, टिन प्लेट है वो भी अच्छी है। तो ये तीन कंपनियां वैसे, और कुछ माइनिंग की कंपनी जैसे कि एनएमडीसी और मॉइल, ये दो। तो अगर मेटल्स और माइनिंग और इन सबको देखते हैं तो ये 5-6 कंपनियां जिन पे मेरा फोकस बना रहता है। तो कुछ भी चीजें पॉजिटिव होती है इंडस्ट्री में तो ये कंपनियां भी बेनिफिशियरी रही है, और ये बेटर स्वीटर स्पॉट पे है देन दीज कंपनीज जो जिनका मैंने शुरुआत में नाम लिया। सो आई विल बी मोर कंफर्टेबल विद द नेम्स आई हैव गिवन। जी, ठीक है। तो ये आ रहा है आपकी स्टील शेयरों पर, लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, सोमवार का बाजार जब खुलेगा तो ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? नमस्ते संजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा ये कहना कि आपके जो दर्शक हैं बहुत ही समझदार हैं, और वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहाँ खुलते हैं, कहाँ एशिया बाजार किस तरह से खुलते हैं, वहां पर नजर रहेगी, और सुबह सुबह अनिल जी क्या कहते हैं उसके ऊपर फिर ये पोजीशन बनाएंगे। तो देखिए, आज जो मैं बोल रहा हूँ, और मंडे तक काफी हद तक उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, पर फिर भी मेरी ये सलाह, इस वक्त आप अगर बेरिश व्यू अपनाएंगे तो वो किसी में स्ट्रेटजी में आपको पुट उट लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्टॉक में आपको प्रॉफिट हो उसको बुक कर लीजिए। 10% शॉर्ट टर्म और 10% लॉन्ग टर्म और 15% शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो वो करके चलिए, फालतू का झंझट मत कीजिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को लॉन्ग कुछ करना हो तो मैं मानता हूं कि जो स्टॉक आईटी के अंदर विप्रो जिसकी री रेटिंग हुई है इस क्वार्टरली नतीजों के बाद, मैं समझता हूं कि इसके अंदर तेजी बरकरार रह सकती है, और अगर नहीं भी रहे तो उसको नीचे लिया जा सकता है। तो जैसे सितंबर की 280 की कॉल विप्रो की जो 8 रुपए 5 पैसे पे क्लोज हुई है आज, उसको मैं सलाह दे रहा हूं कि 7 रुपए 25 पैसे पे ली जाए, नीचे आएगा तब आप लीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 5 रुपए और टारगेट रहेगा 11 रुपए का। तो आवश्यक नहीं कि आपको रोजाना कुछ न कुछ करना पड़े, समय के हिसाब से आप अपना ड्राइविंग करते रहिए। जैसे सकड़ी जगह होती है तो आप धीरे चलते हैं,
और सड़क खुली होती है तो फर्राटे से चलते हैं, वही थोड़ा स्टॉक ऑप्शन में भी आप उसी हिसाब से काम करें। हैव ए नाइस वीकेंड। जय हिंद मृत्युंजय। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका डिटेल में ऑप्शन का ये ट्रेड समझाने के लिए। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी आपको ऑप्शन का एक ट्रेड मिलने वाला है, और साथ ही आपको मिलने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के टिप्स। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सोमवार को इन्फो एज के नतीजे आएंगे, क्या अनुमान है नतीजों को लेकर, ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप बताइए। देखिए, पहली तिमाही की जहां तक बात है तो इन्फो एज के नंबर्स तो कमजोर रहेंगे। स्टैंडअलोन कारोबार की अगर आप बात करें, इनकी आय 31% गिरेगी, कामकाजी मुनाफे 57% का ड्रॉप देखने को मिलेगा। मार्जिन जो कि 30% के आसपास के वो घटकर 18.5% के आसपास आ जाएंगे, और मुनाफे में आप देखिए 11% के आसपास का ड्रॉप आएगा। पिछले साल का बेस छोटा है क्योंकि एक एक्सेप्शनल लॉस था 37 करोड़ का, अगर आप उसको एडजस्ट करें तो मुनाफे में आपको 50% से ज्यादा का ड्रॉप आएगा। मैं आपको कारण बताता हूं। पहली बात तो हायरिंग और रियल एस्टेट कारोबार यहां पे इस बार कमजोरी देखने को मिलेगी, जिसका नतीजों पे साफ तौर पर आपको असर नजर आएगा। कलेक्शन में हो सकता है 22 से 31% तक की जो गिरावट है वो इस बार आती हुई दिखे, जिससे ओवरऑल जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी कहीं ना कहीं वीक होता हुआ दिखेगा, और जो नेगेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज है उससे मार्जिन के ऊपर ज्यादा दबाव की जो आशंका है। जो 30% वाले मार्जिन है इसीलिए घटकर 20% के भी नीचे आते हुए दिखेंगे। कुछ अगर पॉजिटिव या तो फिर कमेंट्री की बात करें तो जोमेटो जो इनका कारोबार है, जहां पे इनका 25% स्टेक है, वहां पे ये पैसा जुटा भी रहे हैं। वहां पे जो कारोबार है और फंड रेजिंग को लेके क्या कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो नंबर्स हैं तिमाही दर तिमाही कमजोर रहने की आशंका है। ठीक है, तो ये अनुमान इन्फो एज के नतीजों का। लेकिन अब संदीप जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश की कोई गुंजाइश है, और अगर हां तो कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मृत्युंजय जी, गुंजाइश तो रहती है, और जब करेक्शन आता है तो कोशिश यही करते हैं कि अच्छी पिक्स देने की कोशिश करते हैं, और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे और थोड़ा देखिए डिफेंसिव साइड में जाएं, और बहुत अच्छी ब्रांड्स और स्ट्रांग पेडिग्री वाली कंपनियों पे ही भरोसा करना चाहिए। और वैसी एक कंपनी है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। वर्लपूल एक नामचीना ब्रांड है और होम अप्लायंसेस की एक बहुत बड़ी ब्रांड है, और इनफैक्ट रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, स्मॉल अप्लायंसेस, ये सब में कैटर करती है। और सबसे बढ़िया बात है इस बार मुझे जो भारत की थीम है, रूरल इंडिया की थीम है, उसमें इस कंपनी पे बहुत भरोसा आता है। और जिस तरीके से रूरल इनकम बढ़ रही है या फिर जो एग्रीकल्चर जीडीपी बढ़ रही है, तो इन टाइप की कंपनियों को और भी फायदा होगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक जीरो डेट कंपनी है और एक कंसोलिडेटेड है। चार्ट्स पे अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पिछले कुछ दिनों से एक लेवल पे एक अच्छा बेस बना रही है, तो उससे भी डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है। और जून का क्वार्टर जरूर से हल्का गया, रीजन बिंग देखिए ऑब्वियस से रीजन है क्योंकि लॉकडाउन था, बट ओवरऑल अगर ये कंपनी की कैगर को देखें आप, प्रॉफिट की कैगर करीब 3 साल की 15% की रहती है, और सेल्स की ग्रोथ भी अगर पिछले 3 साल की देखें तो 14-15% की है, और प्रोमोटर्स की 75% स्टेक। सो ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त है, और एक बहुत बढ़िया वेल मैनेज, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, और पी मल्टीपल्स हायर साइड पे ही रहते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 28-29, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 21। सो ये सारे फंडामेंटल्स वाली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार नहीं भी चलती है, स्लो भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत बढ़िया कैगर्स इसने पास्ट में भी रिटर्न्स दिए, और आगे भी ऐसा लगता है कि 2550 तक के टारगेट के लिए बहुत इजीली स्टॉक को लिया जा सकता है आने वाले 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। क्या जी, तो 6 से 9 महीने में 2550 तक का टारगेट आपको दिख सकता है। तो ये लंबे समय का निवेश। लेकिन मंडे के मार्केट के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं ऑप्शन का एक और ट्रेड, और ये ट्रेड आपको बता रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से मंडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज जिस तरीके से सेल ऑफ हायर साइड से देखने को मिला और 11,400 के लेवल पे आज नीचे हम बंद हुए, और जिस तरीके का डेटा बन गया है, ये दर्शाता है कि यहाँ से और थोड़ा सा वीकनेस यहाँ से मार्केट में एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। तो 11,000
280, 11,250 तक भी मुझे लगता है कि शायद मार्केट मंडे के सेशन में करेक्ट होता हुआ मिले। तो अब इस ट्रेड को प्ले करने के लिए हम 11,300 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 83 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ। इसमें 55 का स्टॉप लॉस रख लें और 115 से 120 तक के टारगेट हमें लगता है इस पुट में देखने को मिलेंगे। तो सेलिंग और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए मंडे में, और 11,280, 11,250 तक निफ्टी में करेक्शन और एक्सटेंड होता हुआ दिखना चाहिए, इसलिए पुट बाय करके हम इस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे निफ्टी में। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो देखें तो आज के सेशन में भी और पिछले 2-3 सेशन से टीसीएस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और जिस तरीके से टीसीएस का स्टॉक प्लेस्ड है, मुझे लगता है टीसीएस में एक बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है मंडे के सेशन में। अगर ओपनिंग में इसको एक थोड़ा सा रिव्यू कर लें और 2275 का लेवल अगर मंडे ओपनिंग के बाद नहीं तोड़ता है तो ये एक ट्रेड है लॉन्ग साइड का टीसीएस का। हमें लगता है इसमें 2350 तक के अपसाइड आते हुए दिखना चाहिए। तो आईटी स्टॉक्स में से टीसीएस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये निफ्टी के सामने, निफ्टी तो हम शॉर्ट का व्यू है लेकिन टीसीएस में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, इसलिए टीसीएस में लॉन्ग करने की सलाह देंगे मंडे के सेशन में। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, संदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी टीम का बताने के लिए कि आज मार्केट कैसा रहा, कौन कौन सी बड़ी खबरें रही, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, और अगले हफ्ते का बाजार और खास करके मंडे का मार्केट कैसा रहने वाला है ये बताने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।